डेमोक्रेसी की एक बड़ी अच्छी बात है। हर 5 साल के बाद नेता को अपनी सफलता और विफलताओं का परिणाम झेलना पड़ता है, लेकिन तानाशाही में यह पॉसिबल नहीं है। तानाशाही चाहे एक आदमी की हो या एक पार्टी की, लोग हिसाब मांगने से डरते हैं। ऐसा ही कुछ चाइना में हो रहा है। रीसेंट डेटा ये बता रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है और उसके बाउंस बैक करने के चांसेस बहुत कम है। अगर हम ग्राफ देखें तो 80 से 90 के बीच में हम देख सकते हैं कि चाइना 10% से ऊपर के अबोव रेट से, जीडीपी रेट से ग्रो किया। वहीं 2000 से 2010 के बीच में चाइना 14.2% की ग्रोथ रेट से ग्रो किया। अगर हम 80 से 90 का दशक और 2000 से 2010 का दशक देखें, भारत में इतनी ज्यादा ग्रोथ रेट पॉसिबल नहीं हुई। इसी का परिणाम है कि आज हम चाइना से मैन्युफैक्चरिंग में और वेलफेयर में पीछे चल रहे हैं। लेकिन जो रीसेंट डेटा सामने आया है उसको अगर हम देखें तो 2000 से 2020 से लेके 2023 तक चाइना की इकोनॉमी में स्लोडाउन पाया गया है। इसका मेन कारण कोविड-19 वायरस को दिया गया है। अगर हम ये चार्ट देखें तो इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि 2020 के सेकंड क्वार्टर तक, यानी जब तक कोविड आया तब तक चाइना की ग्रोथ रेट 10% से ऊपर थी। लेकिन जैसे ही कोविड आया, लॉकडाउन लगे, चाइना को भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इंपोज करना पड़ा। उसके बाद चाइना की इकोनॉमी नीचे गिर गई। 2021 में चाइना की इकोनॉमी 0 से लेके 5% के बीच में ही ग्रो करती रही। अगर हम 2023 के सेकंड क्वार्टर तक का डेटा देखें तो चाइना अभी भी 5% वाली ग्रोथ रेट को पार नहीं कर पाया है। क्या चाइना जैसा ताकतवर देश इस चीज से अनजान बन रहा है? इसके पीछे भी काफी सारी थ्योरीज आई हुई है कि चाइना अपनी इस ग्रोथ रेट को बिल्कुल देख क्यों नहीं पा रहा है। चाइना के नेता शी जिनपिंग आंख क्यों मोड़े बैठे हैं इन डेटा से। अगर हम लोग फोरकास्ट देखें 2024 से लेके 2029 तक, तो अगर आप 2021 से 2022 का पीक देखेंगे तो चाइना 8.45% से ग्रो कर रहा था। वहीं पर कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद, अगर 2024 के बाद भी हम देखें तो आईएमएफ के मुताबिक, स्टैटिस्टिका के मुताबिक चाइना बाउंस बैक नहीं कर रहा है। 2024 में अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना 5% से ग्रो करेगा। 2025 में 4.5%, यानी कम होता जा रहा है। 2026 तक 3.77%, 2027 में 3.58%, 2028 में 3.38% और 2029 तक, यानी ये सदी खत्म होते होते चाइना 3.31% से ग्रो करेगा। अगर हम पिछली सदी की शुरुआत देखें 2023 में, तो चाइना 7.77% रेट के हिसाब से ग्रो कर रहा था। और अगर आपको याद होगा, पूरी दुनिया इस टाइम में रिसेशन, मंदी के दौर से गुजर रही थी। तो ऐसा डाउनफॉल चाइना की इकोनॉमी में क्यों आ रहा है? ऐसा क्या हुआ चाइना के साथ जो पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि चाइना भी समझ नहीं पा रहा है? अगर हम लोग चाइना की ऑफिशियल ग्रोथ रेट देखें तो वो कह रहे हैं 2023 में हमारी ग्रोथ रेट 5.2% है। लेकिन आईएमएफ और आईएमएफ की फोरकास्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये कम होती जा रही है। लेकिन आप इसी के आगे एक और चीज जान सकते हैं कि शी जिनपिंग और बाकी के चाइना के टॉप कम्युनिस्ट लीडर्स इससे अनदेखा क्यों कर रहे हैं? इस चीज को, इस इशू को, चाइना का जो इतना इकोनॉमिक स्लोडाउन जा रहा है,
इसको अनदेखा क्यों कर रहे हैं? जहां भारत एक ब्राइट स्पॉट इकोनॉमी का तेजी से ग्रो कर रहा है, क्या भारत के लिए चाइना का स्लो डाउन एक अपॉर्चुनिटी है? क्या आपको लगता है भारत इस अपॉर्चुनिटी से मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएगा और जो सुपर पावर बनने की श्रेणी में चाइना आगे था उसमें अब भारत हो जाएगा? क्योंकि अगर हम अर्थशास्त्रियों का माने तो भारत के लिए यह टाइम चाइना को पछाड़ने का परफेक्ट है। रीजन, चाइना की गिरती हुई अर्थव्यवस्था। एक चीज यहां पर गौर करने वाली है कि खाली चाइना की अर्थव्यवस्था गिर नहीं रही है, चाइना के टॉप लीडर्स डिनायल मोड में हैं। इस चीज को समझने के लिए कि चाइना के टॉप लीडर्स डिनायल मोड में क्यों हैं, हमें कम्युनिज्म, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक फेमस स्लोगन की ओर जाना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं 4 नोज। ये 4 नोज पहले चाइना के इंटरनल इश्यूज के लिए बहुत मशहूर हुआ करते थे। माओ से तुंग ने इन 4 नोज को डेवलप करना शुरू किया। कहते हैं कि शी जिनपिंग के टाइम पे ये 4 नोज जाके पूरे के पूरे पीक पे पहुंचे। हमें एक चीज और देखनी है कि ये 4 नोज है क्या। 4 नो में पहला नो है कि ही डजंट नो। याद रखिएगा, चाइना के पॉलिटिशियंस अपनी जनता से, अपने बिजनेसमैन से और जितने भी वहां पे इन्वेस्टमेंट आ रही है उनको लुभाने के लिए, लोगों को यह बताने के लिए कि कम्युनिज्म बेस्ट है, 4 नोज का सहारा लेती है। 4 नो में पहला नो है कि ही डजंट नो। काफी सारे थिंकर्स का अखबारों में प्रकाशित लेखों से पता चलता है कि शी जिनपिंग को इस इश्यू के बारे में अच्छे से बताया ही नहीं जा रहा। तो ऐसा कह सकते हैं कि शी जिनपिंग इज बीन केप्ट इन डार्क बाय द कार्डर्स। उन्हें नहीं बताया जा रहा कि चाइना की इकोनॉमी की असली हालत क्या है। शी जिनपिंग तक कुछ सोर्सेस का यह कहना है कि जितनी भी खबरें, जितनी भी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं, दैट आर सैनिटाइज्ड। दूसरा नो की ओर अगर हम चले, उससे पहले हम यूएसए का एक इनपुट जान लेते हैं कि यूएसए ऐसा फर्स्ट नो के बारे में हमें कैसे पता चला। यूएसए का कहना है कि एक वर्किंग लेवल के ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा है कि शी जिनपिंग तक खाली पॉजिटिव न्यूज रिपोर्ट पहुंचाए, जैसे मैंने आपसे कहा सैनिटाइज्ड। दूसरी चीज, ही डजंट नो व्हाट टू डू। सेकंड नो, पहला नो ही डजंट नो, सेकंड नो कम्युनिज्म में होता है ही डजंट नो व्हाट टू डू। अब एक और वर्ग थिंकर्स का आगे आया, उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग इतने टाइम से रूल कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने गंभीर विषय से उन्हें अनजान रखा जाए। उनका ऐसा मानना है कि शी जिनपिंग को पता है कि इकोनॉमी कहां जा रही है, बस उन्हें यह नहीं पता कि इसको ठीक कैसे किया जाए। ये सेकंड नो है। सेकंड नो में कुछ थिंकर्स ये भी कह रहे हैं कि शी जिनपिंग को पता है कि रियल रीजन चाइना की इकोनॉमी का फॉल का है, वो है हमारे रियल एस्टेट क्राइसिस। पिछले कुछ सालों में चाइना के रियल एस्टेट क्राइसिस न्यूज में थे। बेसिकली चाइना के लोगों की अगर हम थिंकिंग देखेंगे तो चाइना के लोग इन्वेस्ट शेयर मार्केट्स में, सिप्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ऐसी चीजों में करना पसंद नहीं करते। चाइना के लोगों के लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी सेविंग होता है रियल एस्टेट। चाइना में रियल एस्टेट का इतना ज्यादा क्रेज है कि एक बार फ्रांस के एक पॉलिटिशियन ने कहा था, इफ वी पुट आईफल टावर ऑन सेल मैनी चाइनीज वुड कम टू परचेज इट। अगर हम आईफल टावर को सेल पे रख दें तो उसे जरूर कोई चीनी खरीदेगा। 2005 में जब चाइना के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी, 2005 के आसपास हमने देखा कि चाइना में एक प्रॉपर्टी बबल का इमर्जेंस होता है। लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने लग गए।
इसके करके प्रॉपर्टी के प्राइसेस को इन्फ्लेट कर दिया गया था, अपने मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा रेट में बेचा जाता था। काफ़ी अर्थशास्त्रियों ने इसे एक बबल कहा और कहा जिस दिन ये बबल फटेगा चाइना की इकॉनमी का स्लो डाउन शुरू हो जाएगा। चाइना को स्टेप्स लेने चाहिए जिससे वो इस बबल से बाहर आ सके। 2020 में ऐसा ही हुआ। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी की रेट्स और हाइपर डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर के करके चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग की सरकार एक लॉ लाती है। इस कानून में बेसिकली एक प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल यह था कि प्रॉपर्टी इज टू बी लिव्ड इन, नॉट टू बी स्पेकुलेटेड ऑन। प्रॉपर्टी रिहाइश के लिए है, इंसानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, इसलिए नहीं है कि उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा इन्फ्लेट कर दी जाए कि आपकी वेल्थ उससे इंक्रीज हो रही है। कहते हैं सीसीसीपी के इसी प्रिंसिपल के बाद, शी जिनपिंग के इसी ऐलान के बाद रियल एस्टेट का मार्केट में स्लो डाउन आया। चाइना का सबसे बड़ा रियल एस्टेट प्लेयर एवरग्रांडे ग्रुप है। एवरग्रांडे ग्रुप जिसने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना के बैंक से हजारों करोड़ का लोन लिया था, उसके अचानक से मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स बंद होने लग गए। लोन ना चुका देने के करके एवरग्रांडे ग्रुप को बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। यहां बैंकरप्सी डिक्लेयर हुई, वहीं पर जिन लोगों ने एवरग्रांडे ग्रुप से प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, उनका पैसा और फ्यूचर दोनों तलवार में लटक गए। तो ये सेकंड ऑप्शन है कि शी जिनपिंग को तो पता है कि चल क्या रहा है, लेकिन बस वो कुछ कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी बबल। थर्ड ऑप्शन ये है, कुछ थिंकर्स का ये भी कहना है, स्पेशली अराउंड द यूएस, कि ही डजंट केयर। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। यूएसए के काफी ज्यादा थिंकर्स का यह कहना है कि शी जिनपिंग को जो पॉलिटिकल हेगेमनी तक पहुंचना था चाइना की, वो पहुंच चुके हैं। अब उन्हें ये इकोनॉमिक चैलेंजेस अपने जो मकसद है उसको पाने से रोक नहीं सकते थे, क्योंकि ही हैज ऑलरेडी अचीव्ड दैट। कहते हैं कि शी जिनपिंग अब ज्यादा ध्यान अपने पर्सनल डिसीजंस पे दे रहे हैं, अपने निजी कार्यकाल पे दे रहे हैं, इकोनॉमी पे कम ध्यान दे रहे हैं। ये थर्ड नो है, दैट ही डजंट केयर। फर्क ही नहीं पड़ता। इस फर्क ना पड़ने के एटीट्यूड के करके चाइना की सोसाइटी में एक डिवीजन आया। हम ये देखते हैं कि चाइना के पॉलिटिकल फैक्शंस, चाइना के बिजनेसमैन और बीजिंग के कम्युनिस्ट पार्टी में बड़े ओहदे पे बैठे लोग शी जिनपिंग से नाराज चल रहे हैं। ये थर्ड नो है। और फोर्थ नो की ओर अगर हम जाएं तो फोर्थ नो ये कहता है कि शी जिनपिंग डजंट केयर, थर्ड नो। एंड फोर्थ नो ये कहता है कि शी जिनपिंग डज नॉट रियली केयर अबाउट द चाइनीज इकोनॉमी बट इज केयरिंग अबाउट डिसरप्टिंग द पीस इन द रीजन। मतलब ये कि शी जिनपिंग इकोनॉमी के बारे में इतना नहीं सोच रहे, शी जिनपिंग आप रीजन में सुपरमेसी के बारे में ज्यादा सोच रहे। शी जिनपिंग चाइना को उस पोजीशन में ले जाने के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं जहां वो यूएसए को बराबरी में आ जाए, और इसमें इकोनॉमी उनके हाथ से छूट रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शी जिनपिंग का एक ड्रीम प्रोजेक्ट में OBOR भी है, वन बेल्ट वन रोड। अपने पुराने सिल्क रूट के टाइम को रिवाइव करने के लिए चाइना चाहता है कि वो रोड और सी लिंक्स का, वाटरवेज का, सी चैनल्स का, सी रूट का एक ऐसा नेटवर्क बनाए जिससे पूरी दुनिया में चाइना ट्रेड कर सके। अगर आप ऊपर वाली येलो लाइंस देख रहे हैं तो ये येलो लाइंस आप देखेंगे शियान चाइना से शुरू होती हैं, यूरोप के बेल्जियम तक, अफ्रीका की डिजिबूटी, कीनिया से समुद्री रास्ते से होते हुए श्रीलंका कोलंबो, पाकिस्तान
ओके, कोलालमपुर, मलेशिया, ओके, इन सब रीजन्स को कवर कर रहे हैं। चाइना के मार्केट को, चाइना के बिजनेस को मैक्सिमम मार्केट मिले, इसीलिए ये OBOR बनाया गया है। कहते हैं कि शी जिनपिंग ने इतना ज़्यादा टाइम और पैसा, अटेंशन इस OBOR को सक्सेसफुल बनाने में लगा दिए कि इकोनॉमी जैसे इश्यूज अब उन्हें बहुत छोटे लग रहे हैं। तो कोई आपसे पूछे OBOR क्या है, तो आप बता दीजिए कि ये सिल्क रोड है और इसी में मैरिन टाइम, समुद्री रास्ते के थ्रू भी ट्रेड के लिए इनिशिएटिव्स हैं, रूट्स हैं। इसी OBOR में एक बड़ा पार्ट CPEC का भी है। वही CPEC जिसे पाकिस्तान का हर प्राइम मिनिस्टर आके वापस से इनॉग्रेट करता है। अभी तक गिनती करें तो पाकिस्तान के 5 प्राइम मिनिस्टर CPEC को इनॉग्रेट कर चुके हैं। तो आपने इसके बारे में सुना ही होगा, नहीं सुना मैं बता देता हूं। CPEC का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना की प्रोविंस से इंडिया के साथ पाकिस्तान का डिस्प्यूटेड टेरिटरी POK के रास्ते एटोनाबाद, डेरा इस्माइल खान, ग्वादर पोर्ट तक ये रूट बना हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पाकिस्तान का यहाँ पे जो ये पोर्ट है, दिस वन, जो ये रेड डॉट है, दिस पोर्ट इज कॉल्ड ग्वादर। तो चाइना बाय रोड इस ग्वादर पोर्ट तक आएगा। तो चाइना डिस्प्यूटेड टेरिटरी से क्रॉस करके सीधे ग्वादर पोर्ट तक आएगा। हमने देखिए ये चाइना का मैप है। चाइना ने कश्मीर को, POK को पाकिस्तान का पार्ट बताया, बिकॉज दिस मैप हैज बीन टेकन फ्रॉम द चाइनीज वेबसाइट एंड पाकिस्तानी वेबसाइट। लेकिन हमें भी पता है कि कश्मीर पूरे का पूरा भारत का टूथ अंग है और हम इसे आज नहीं तो कल लेके रहेंगे। हमारे पार्लियामेंट में 2 बार इसके बारे में जिक्र हुआ है। रिसेंटली अमित शाह साहब ने भी कहा है। तो आप अगर देखेंगे, चाइना ने इसका मैप डिस्टॉर्टेड इसलिए बताया था ताकि उससे वहां से चाइना CPEC का रूट पास करना चाहता था। लेकिन हमें पता है J&K पूरे का पूरा इंडिया का पार्ट है, इसीलिए इंडिया CPEC पे डिस्प्यूट कर रहा है। वही CPEC जिसे कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, 5 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इनॉग्रेट कर चुके हैं, अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बेसिकली चाइना के काशगार से एक हाईवे बनेगा जो POK के रास्ते, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी है, पाकिस्तान उसे अपना बना के बैठा है, वहां के रास्ते से इस्लामाबाद, इंडस हाईवे सीधे ग्वादर पोर्ट तक जाएगा। दिस इज द CPEC। और आपको ये बता दूं कि चाइना ने इतने डिले के करके अब रिफ्यूज कर दिया है CPEC में और कंट्रीब्यूशन करना। ओके, वहीं चाइना एक मार्केट और है जहां पर एक मार्केट और है जिसे जहां पर अपनी चीजों को पहुंचाना चाहता है, वो है अफ्रीका। चाइना की अर्थव्यवस्था गिर रही थी, पर शी जिनपिंग पे अफ्रीका का मार्केट कैप्चर करने का इतना ज्यादा जुनून था कि डिस्पाइट इकोनॉमिक स्लोडाउन शी जिनपिंग लगातार अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अफ्रीका का इन्वेस्टमेंट आपको पता ही होगा कि फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि अफ्रीकन्स की पर कैपिटा इनकम इतनी नहीं है अभी कि वहां पर प्रोडक्ट्स एकदम से बिकने शुरू हो जाए। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन मार्केट इंपॉर्टेंस वहां पर अभी फ्यूचरिस्टिक है। तो ये कुछ वजहें थी कि क्यों शी जिनपिंग चाइना की अर्थव्यवस्था जो लगातार गिर रही है उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। मैंने आपको सारे थिंकर्स बता दिए क्यों। मैंने आपको यह भी समझा दिया व्हाट अबाउट द CPEC एंड व्हाट अबाउट द चाइनाज कंट्रीब्यूशन इन अफ्रीका। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का कैसे फायदा उठा सकता है? हैव ए ग्रेट हेड ऑफ यू गाइस। मिलता हूं अगले सेशन के साथ। लेट्स क्रैक इट।